जय हिंद दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी ब्रेजा और किया सेल्टोस जैसी गाड़ियां असली एसयूवीज है तो आप गलत हो, क्योंकि उनमें सिर्फ 10 से 12% ही एसयूवी वाली कैपेबिलिटीज होती है और ऊपर से वो सबके सब फ्रंट व्हील ड्राइव कार है और इसी वजह से ना उन गाड़ियों को हम प्रॉपर एसयूवी नहीं बोल सकते। लेकिन आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे लेजेंडरी एसयूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो अपनी भोकाल परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज के चलते पूरा इंडियन कार कम्युनिटी में फेमस थे। और अगर आप 90s किड है तो आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, मित्सुबिशी पजेरो एसएफएक्स। पजेरो दुनिया में एक लौता ऐसी गाड़ी है जिसने लगातार 12 बार डकार रैली को जीता है और इसने यूरोप के अंदर लैंड रोवर तक को पानी पिला चुका है। इंडिया में पजेरो को 2002 में लॉन्च किया था मित्सुबिशी ने हिंदुस्तान मोटर के साथ कोलैबोरेशन के थ्रू, जिसके चलते पजेरो की कंप्लीट सीबीयू यूनिट को इंडिया में इंपोर्ट करके सेल किया जाता था। और उस समय पजेरो की सेकंड जनरेशन को इंडिया में लॉन्च किया गया था, जबकि एट दैट टाइम पजेरो की थर्ड जनरेशन ग्लोबली लॉन्च हो चुका था लैंड रोवर डिस्कवरी को टक्कर देने के लिए। लेकिन मित्सुबिशी ने सबसे बड़ी गलती ये किया कि उन्होंने डायरेक्ट कार को इंडिया में सेल करने के बजाय हिंदुस्तान मोटर को एक पर्टिकुलर प्राइस पर सेल किया और उनको ये राइट्स दे दिया कि वो मित्सुबिशी के नाम पर पजेरो को इंडिया में सेल कर सकता है अपने मन मुताबिक प्राइस के साथ, जिसके चलते हिंदुस्तान मोटर्स ने इसको उस टाइम 20 लाख रुपीज एक शोरूम प्राइस पर लॉन्च किया था, जो आज 48,86,000 के बराबर होता है। लेकिन पजेरो में 20 लाख रुपए के हिसाब से फीचर्स भी वैसे ही मिलते थे, जैसे सुपर सिलेक्ट 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, जो एक नई डेवलप्ड ड्राइव सिस्टम था, जिसके चलते गाड़ी को 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भगाते हुए भी आप इसको 2 व्हील ड्राइव से 4 व्हील ड्राइव में शिफ्ट कर सकते थे इजीली। दूसरा था इसका 2.8 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो 118 bhp की पावर और 298 Nm की टॉर्क निकालता था, जो 1991 में लॉन्च हुई एसयूवी के लिए बहुत बड़ा बात था। एंड इसके बावजूद भी इसमें कई सारी एडवांस फीचर्स थे जो डकार रैली वर्जन से मिलता जुलता था, जैसे फ्रंट में डबल विशबोन सस्पेंशन स्मूथ और बेटर कंट्रोलिंग के लिए और रियर में मल्टी लिंक सस्पेंशन कंफर्ट के लिए। दूसरा था इसका ओवरहैंग, जो इसके अपर्चर और डिपर्चर एंगल को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देता था और इसी वजह से इसका ऑफ रोड कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। और फिर इन्हीं रीजंस के चलते पजेरो की इंडिया में ऑफ रोड एंथुजियास्ट से लेकर रईसों के बीच में एक कल्ट लेवल फैन फॉलोइंग बन गया था। लेकिन मित्सुबिशी ने इस फेम को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि 2003 के आसपास फोर्ड एंडेवर और 2009 में फॉर्च्यूनर इंडिया के अंदर एंटर कर चुका था और वो लोग इंडियंस की नीड के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस और फीचर्स को ऐड किए थे और फॉर्च्यूनर को तो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, जिसके चलते इनके प्राइसेस भी पजेरो से कम ही था। और तो और इसी बीच मित्सुबिशी की एक स्कैंडल भी लोगों के सामने आ गया था, जिसके चलते पजेरो की सेल्स पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। मित्सुबिशी की ये 2000 के आसपास जो गाड़ियां ग्लोबली बिके थे उनमें बहुत बड़े बड़े डिफेक्ट्स थे, जो कि मित्सुबिशी को भी पता था, बट उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया और इसी के चलते उनको बाद में 1.63 लाख कार को रिकॉल करना पड़ा, जिसके चलते उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। फिर उसके बाद 2006 में मित्सुबिशी पर फेक माइलेज क्लेम का भी आरोप लगाया गया था और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि मित्सुबिशी ने सच में फेक माइलेज क्लेम बता रहा था लोगों को अपनी सिस्टम को छेड़छाड़ करके। एंड इन्हीं रीजंस के चलते पजेरो की सेल्स इंडिया में डाउन होते गया और फिर मित्सुबिशी इंडिया से क्विट करके निकल गई। लेकिन अब फिर से रूमर्स ये चल रहा है कि मित्सुबिशी वापस इंडिया में आने वाला है। पजेरो एसएफएक्स की लेजेंडरी ऑफ-रोड कैपेबिलिटीज और डकार रैली हेरिटेज की वजह से इसकी डिमांड यूज्ड कार मार्केट में आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। खैर, आपका क्या ख्याल है पजेरो एसएफएक्स के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, फोर्ड एंडेवर। फोर्ड एंडेवर वो गाड़ी है जिससे फॉर्च्यूनर फैन बॉयज आज भी जलते हैं, क्योंकि इसने फॉर्च्यूनर को पानी पिला दिया था लिटरली इंडिया के अंदर। एंडेवर को फोर्ड ने उनकी पिकअप ट्रक रेंजर की प्लेटफॉर्म पर बनाया था और एक्चुअली में इस गाड़ी की नाम था एवरेस्ट ग्लोबल मार्केट में, बट इंडिया में एवरेस्ट नाम को लेकर लीगल इश्यूज होने के चलते इसको एंडेवर नाम से 2003 में फोर्ड ने लॉन्च किया था सीकेडी के थ्रू। एंड इसी वजह से इसकी प्राइस थोड़ा ज्यादा था, यानी कि 12.9 लाख रुपीज एक शोरूम। लेकिन उस समय 6 फीट हाइट और 5 फीट विड्थ के साथ आने वाला ये फर्स्ट प्रीमियम और 7 सीटर एसयूवी था इंडिया के अंदर और इसी वजह से इसमें 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए थे। और पावर ट्रेन की भी बात की जाए तो इसमें एक मैसिव 2.5 लीटर डीजल इंजन मिलता था, जो 108 bhp की पावर निकालता था। ऑन पेपर ये इंजन उतना पावरफुल तो नहीं था, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये इंजन बहुत ज्यादा ऑफ रोड कैपेबल था और बहुत ज्यादा फन टू नेचर वाला भी था। एंड इसी वजह से गाड़ी लॉन्च होते लोगों में हिट कर गया और फोर्ड की सेल्स सीधा 20% से बढ़कर 41% तक चला गया। बट जैसे दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है, वैसे ही इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे इसके इंटीरियर्स दिखने में बहुत ज्यादा बेसिक सा था, सीट उतने कंफर्टेबल नहीं थे। सो इसी वजह से 2007 में इसको फोर्ड ने एक फेसलिफ्ट दिया जिसमें बहुत सारे चेंजेस किए थे, जैसे कि इसकी कंप्लीट लुक को पहले से और ज्यादा बोल्ड और मस्कुलर कर दिया, इसके इंटीरियर्स में लग्जरीनेस को ऐड कर दिया, साथ ही इसके सस्पेंशन को और ज्यादा कंफर्टेबल राइड के लिए ट्यून कर दिया फोर्ड ने। और जो सबसे बड़ा चेंजेस किया गया था वो था इसके इंजन में। नाउ इसमें एक 3 लीटर डीजल इंजन
इंजन मिलता था जो 154 bhp की पावर और 330 Nm की टॉर्क निकालता था। लेकिन इस फेसलिफ्ट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इसका इंजन, क्योंकि रिफाइनमेंट उतनी अच्छी नहीं थी इस इंजन की। बट गाड़ी डिसेंट नंबर्स में बिक रहा था और धीरे धीरे अब पॉलिटिशियंस की नजर में भी गाड़ी आने लग गया था। लेकिन फोर्ड ने एकदम से 2009 में अचानक इसका एक और फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया, जिसमें फिर से इंटीरियर्स और लुक्स के ऊपर तो काम किया ही गया था, साथ ही इसके 3 लीटर इंजन को छेड़छाड़ करके इसके पावर को 156 bhp और टॉर्क को 330 न्यूटन मीटर से बढ़ाकर 380 न्यूटन मीटर तक इंक्रीज कर दिया। नाउ इसको फोर्ड ने इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि इसकी लॉन्च से जस्ट 2 महीना पहले टोयोटा ने फॉर्च्यूनर को इंडिया में लॉन्च किया था 18 लाख रुपीस एक्स शोरूम प्राइस पर, और एक्चुअली में ये एंडेवर से ज्यादा पावरफुल और रिलायबल भी था। सो इसी के चलते 1 महीने के अंदर 7000 बुकिंग्स आ गया था टोयोटा को, जबकि टोयोटा का एनुअल कैपेसिटी 5000 की ही थी। और तो और फॉर्च्यूनर की वजह से एंडेवर की सेल्स ऑलमोस्ट 85% रिड्यूस हो गया था। लेकिन फोर्ड भी हारने वालों में से नहीं था और इसलिए 2015 में उन्होंने अपनी एंडेवर की सेकंड जनरेशन को इंडिया में लॉन्च किया। इस बार फोर्ड ने एंडेवर को और ज्यादा बल्कि और ऊंचा बना दिया। फिर इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी लगा दिया था फोर्ड ने, जो उससे पहले कभी भी इंडिया के अंदर लोगों ने देखे नहीं थे। और इसमें रखा था 2 इंजन ऑप्शंस, एक 2.2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो 158 bhp और 380 न्यूटन मीटर टॉर्क निकालता था, और दूसरा था 3.2 लीटर उनका सिग्नेचर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो लिटरली 198 bhp और 420 Nm ऑफ टॉर्क निकालता था। इवन इसके अंदर 800 mm की वाटर डिपिंग कैपेसिटी मिलता था, जो बाकी और कोई भी एसयूवी ऑफर नहीं करता था। और खासकर इसकी 3.2 लीटर सिग्नेचर इंजन की वजह से ये गाड़ी बहुत ज्यादा फेमस हो गया उस समय इंडिया के अंदर, और साल एंड होते होते फोर्ड ने 6564 यूनिट सेल कर दिए थे। इवन किसी महीने इसने फॉर्च्यूनर को भी सरपास कर दिया था सेल्स के मामले में। लेकिन 2017 में टोयोटा ने फॉर्च्यूनर की सेकंड जनरेशन को इंडिया में उतार दिया बढ़िया लुक्स के साथ, और काफी ठीक ठाक फीचर्स भी इसमें दिए गए थे, जिस वजह से फिर से एंडेवर की सेल्स डाउन होते होते 549 यूनिट्स पर मंथ पे चला गया। बट फोर्ड भी रुकने वालों में से नहीं था, उन्होंने फिर से गाड़ी के अंदर काम करना चालू किया और 2018 में सेकंड जनरेशन की एक और फेसलिफ्ट को इंडिया में लॉन्च किया। और इस बार इसमें बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंजेस किए थे फोर्ड ने, जैसे हेडलैम्प्स, न्यू 18 इंच एलॉय व्हील्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, न्यू फ्रंट ग्रिल, और इस बार गाड़ी का प्राइस रखा था फोर्ड ने 23 लाख से 33 लाख रुपीस एक्स शोरूम। एंड लकीली इस अपडेट के बाद एंडेवर वापस से ट्रैक में आ गया, और इस बार 2018 में फोर्ड ने एंडेवर की 6787 यूनिट को सेल कर दिया, जो काफी अच्छा था 2017 से। और फिर से एंडेवर किसी महीने फॉर्च्यूनर की सेल्स को भी बीट करने लग गया। एंड अब धीरे धीरे एंडेवर की सेल्स बढ़ ही रहा होता है, लेकिन इसी बीच अप्रैल 2020 में इंडियन गवर्नमेंट BS6 नॉर्म्स को मैंडेटरी कर दिया सभी कार मैन्युफैक्चरर के लिए। इसका मतलब यह था कि अब हर कंपनी को अपनी BS4 इंजन को BS6 इंजन में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाकर वो गाड़ियों को इंडिया में सेल कर पाएंगे। एंड इसे फोर्ड को अनफॉर्चुनेटली अपनी 3.2 लीटर और 2.2 लीटर इंजन को डिसकंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि इन इंजन को BS6 में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था, जिससे एंडेवर की प्राइस पर काफी इफेक्ट पड़ता। तो इसी वजह से फोर्ड ने नया 2 लीटर BS6 इंजन के साथ एंडेवर को वापस इंडिया में लॉन्च किया, जो अराउंड 170 bhp और 420 Nm ऑफ टॉर्क निकालता था। और इस बार इसमें लगाया गया था एक 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। एंड एंडेवर की BS6 वर्जन भी इंडिया में अच्छा खासा बिकने लग गया था, और कई महीने ये फिर से फॉर्च्यूनर की सेल्स को भी सरपास करने लग गया, और फॉर्च्यूनर को दबाकर टक्कर दिया इसने इंडिया के अंदर। लेकिन फोर्ड की बाकी सारी कार्स की सेल डिक्लाइन होने की वजह से और खुद कंपनी लॉस में जाने की वजह से अपनी एंडेवर के साथ पूरा का पूरा कंपनी को उठाकर ये इंडिया से चला गया। नाउ ये स्टोरी काफी लंबा था, बट एंडेवर की डिमांड आज भी इंडियन मार्केट में है, और शायद हो सकता है कि 2025 में हमें कुछ ना कुछ देखने को मिले फोर्ड की साइड से। वेल, आपका क्या ख्याल है एंडेवर के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 3, महिंद्रा अल्टोरस G4। अगर आप सोचते हैं कि असली बिग डैडी महिंद्रा स्कॉर्पियो है, तो आज से ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि असली बिग डैडी महिंद्रा स्कॉर्पियो नहीं बल्कि अल्टोरस G4 था। इस गाड़ी को एक्चुअली में महिंद्रा ने नहीं बल्कि कोरियन कार कंपनी सैंगयोंग मोटर्स ने बनाया था, जिसको महिंद्रा ने CKD फॉर्म में इंडिया के अंदर लॉन्च किया था। और ये जो सैंगयोंग मोटर्स था ये महिंद्रा के अंदर ही आता था, जिसको महिंद्रा ने खरीद लिया था, बट अब महिंद्रा के पास ये कंपनी नहीं है। इस गाड़ी को ग्लोबली लोग रेक्सटन के नाम से आज भी जानते हैं, बट इंडिया में महिंद्रा ने इसका नाम रखा था अल्टोरस G4। अल्टोरस G4 को महिंद्रा ने टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर्स के अगेंस्ट में लॉन्च किया था 2 वेरिएंट्स में, 4x2 और 4x4, जो ऑलमोस्ट 35 लाख तक पड़ जाता था। अब क्योंकि इसको प्रीमियम और भौकाल एसयूवीज के अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था, तो इसी वजह से इसमें फीचर्स और लग्जरीनेस को भी भर के दिया था महिंद्रा ने। इवन अल्टोरस G4 की हाइट, विड्थ और व्हीलबेस फॉर्च्यूनर और एंडेवर से भी ज्यादा बड़ा था। महिंद्रा ने इसके अंदर नापा लेदर अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, 1 टच बूट ओपन जैसे सभी फीचर्स को दिए थे। इवन इसके जो विंडोज थे वो चारों के चारों पावर विंडोज थे और 1 टच ऑप्शंस में आते थे।
एंड सेफ्टी में भी इसमें 9 एयरबैग्स इन टॉप मॉडल, एबीएस, ईवीडी, ऑटो हील होल्ड कंट्रोल जैसा फीचर्स दिए गए थे जो कंपटीशन में ऑफर नहीं हो रहा था। इवन इसको पावरट्रेन मिला था एक 2.2 लीटर डीजल इंजन से विद ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो 178 bhp और 420 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता था। एंड सबसे बड़ी बात, ये इंजन काफी रिलायबल था और प्राइसिंग भी देखा जाए तो फॉर्च्यूनर इंडेवर से थोड़ा कम ही था, जिसके चलते ये गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट था। बट अनलकीली ये इंडिया में फ्लॉप हो गई क्योंकि उस टाइम टोयोटा पहले से प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में कब्जा करके बैठा था। लोग ट्रस्ट करते थे टोयोटा पे बिकॉज ऑफ रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड आफ्टर सेल सर्विस, जबकि महिंद्रा की ब्रांडिंग प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में एस्टेब्लिश नहीं था और लोग नहीं चाहते थे कि महिंद्रा को 35 लाख रुपीस पे करे एक ऐसे एसयूवी के लिए जो उनका खुद का डेवलप प्रोडक्ट नहीं है, और ऊपर से जिस कंपनी का ये गाड़ी है उसका भी कोई फ्यूचर नहीं है इंडिया के अंदर। और अल्टोरस G4 फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीजन था महिंद्रा की अपनी पोर सर्विस, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम एंड पोर मार्केटिंग। बट ये सब चीजों को साइड में रखकर अगर आप गाड़ी को देखते हैं तो ये आजकल के लल्लू एसयूवीज को यूं ही सरपास कर जाता है, फिर चाहे वो लुक्स के मामले में हो या फिर कैपेबिलिटीज के मामले में हो। आपका क्या ख्याल है अल्टोरस G4 के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, शेवरोलेट ट्रायल ब्लेजर। नाउ अभी तक मैंने आप लोगों को जितनी भी कार्स के बारे में बताया है वो सबके सब एक से बढ़कर एक पावरफुल कार्स थे, लेकिन शेवरोलेट ट्रायल ब्लेजर के आगे उन सबकी पावर्स फीका पड़ जाता है बिकॉज इसमें मिलता था एक 2.8 लीटर ड्यूरामैक्स डीजल इंजन जो 200 bhp की पावर और 500 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता था, और फीचर्स वाइज भी ये गाड़ी बहुत ज्यादा तगड़ी थी। शेवरोलेट ने ट्रायल ब्लेजर को 2015 में लॉन्च किया था 26 लाख रुपीस एक शोरूम प्राइस पर, जहाँ फॉर्च्यूनर और इंडेवर भी सेम प्राइस में ही आता था। बट अफसोस की बात, ये गाड़ी कब आया और कब गया इंडिया में पता ही नहीं चला किसी को। इस गाड़ी को सिर्फ उन्हीं लोगों ने खरीदा था जो या तो एक्सट्रीम डायट फैन था शेबी का या फिर हार्डकोर एंथुजियास्ट थे। ट्रायल ब्लेजर मोस्टली प्राइसिंग, ब्रांड वैल्यू और लिमिटेड वेरिएंट्स के चलते इंडिया में फ्लॉप हो गया बिकॉज इसमें एक तो सिर्फ 4x2 ऑप्शंस थे और ये रियर व्हील ड्राइव था, जबकि कंपटीशन में 4x4 मिल रहा था और उन ब्रांड्स की वर्ड ऑफ माउथ बहुत तगड़ा था इंडिया के अंदर। नाउ ऐसा नहीं है कि रियर व्हील ड्राइव बेकार है, उस पर आप 80 to 90% ऑफ रोड टेरेंस में गाड़ी को निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जहाँ मड वाली टेरेंस होगी वहां पर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इस गाड़ी के साथ, क्योंकि वहां पर वो ट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं बना पाएगा। नंबर 5, टाटा सफारी डाइकोर। देखो जब बात आता है एसयूवीज की ना, तब हम टाटा सफारी डाइकोर को कैसे भूल सकते हैं, बिकॉज इसका फैन बेस इतना ज्यादा है इंडिया के अंदर कि अगर आज टाटा नई सफारी को हटाकर अगर इसको लॉन्च कर दे तो इसके फैंस कूद पड़ेंगे खरीदने में। मुझे पर्सनली सफारी डाइकोर और फोर्ड इंडेवर बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये आते थे और जो लुक्स, पावर्स और फीचर डिलीवर करता था वो बहुत ज्यादा अल्टीमेट और इम्प्रेसिव था। क्योंकि 2010 में जब गाड़ी आया था मार्केट में तब 140 bhp और 320 Nm की टॉर्क बहुत इंप्रेसिव था विद 4x4, और तो और इसके जो माचो लुक्स थे उसकी बात ही अलग था। बट सफारी डाइकोर उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाया जितना कि ये डिजर्विंग था, क्योंकि इंडिया में एंथुजियाज्म नाम की वर्ड को बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसके चलते ऐसी गाड़ियों को कम ही पॉपुलैरिटी मिलता है इंडियन मार्केट में। सो यही था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।